हमारे न्यूज़ एंकरों ने, अखबारों ने आम लोगों का, जिसे आप पैसा देते हैं, आपके सवाल नहीं उठाए, बल्कि किसी का प्रोपेगेंडा आपके ऊपर थोपा है, वो भी आधा अधूरा थोपा है और आपको हिंसक बनाया है। और इस हिंसक बनाने से पहले एक बदलाव ये आया है कि पहले हिंसा के वक्त राजनीतिक दल अपनी भीड़ लेकर आते थे, आज आप भीड़ बन गए हैं। आपको ऑटो मोशन पे डाल दिया गया है। कब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहों के ज़रिए एक तीली जलती है और आप खूनी दस्ते में बदल जाते हैं और किसी को घेर कर मार देते हैं, और जब आप मार कर घर लौटते हैं तो टीवी और ट्विटर पर बैठकर कुछ लोग इस हत्या को जायज़ इस रूप में ठहराते हैं कि तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे। ये आज ही ऐसी हत्या तो 84 में भी हुई थी, ऐसी हत्या तो 82 में भी हुई थी, आज आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका एक असर होगा। ये जो सोसाइटी के भीतर क्राउड बनाने की जो क्षमता विकसित हुई है, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसकी चपेट में आपके बच्चे आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप देखते देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र, आपका बेटा या बेटी, कब किसी का खून करके घर आ गया है। उसे कोई बचा लेगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप इस झूठ से भागते हुए रहेंगे कि सरकार तो बचा लेगी आपको। जैसे पहलू खान की हत्या में किसी का पता नहीं चला, अखलाक की हत्या, इतनी बहस हुई, और भी हत्याएं होती हैं इस देश में जिसका भी पता नहीं चलता, पर जिन हत्याओं पे इतनी बहस हुई उनका भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ सिस्टम की मांग कीजिए। ये सिस्टम आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो डिज़ाइन है मीडिया को ख़रीदने का और इसके ज़रिए कंट्रोल करने का, ये डिज़ाइन अभी आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे, लेकिन मैं भीतर से हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मैं टीवी नहीं देखता, और आज से नहीं, 2010 में ही समझ गया था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कहना शुरू करो। टीवी में काम करते हुए, छोड़ने के बाद नहीं कहा, काम करते हुए लिखा कि टीवी मत देखो, क्योंकि ये टीवी लोकतंत्र का हथियार नहीं है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का ज़रिया है। ये जो एंकर है, इसका स्टेक डेमोक्रेसी में नहीं है, इसका स्टेक एक नेता में है, एक नेता के प्रोपेगेंडा में है, और वो आपको झूठे झूठे मसलों में आपको भटका रहा है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग सकती है, पर याद रखिएगा तो आने वाले समय में जो मैं बोल के जा रहा हूँ उसका हिसाब कर लीजिएगा। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आपको माइक मिली है ना, क्योंकि आप निखिल से सवाल नहीं कर पाए थे मेरे ख्याल से। चलिए मुझसे कर लीजिए। बस छोटी सी 3 क्वेश्चन है मेरे पास। 3 छोटे सी तो 3 नहीं 1। हाँ ठीक है, एक ही में कर देता हूँ। हाँ सर, किसी प्रत्येक न्यूज़ चैनल का न्यूज़ एंकर बनने पर वो चैनल ओनर्स का इस न्यूज़ एंकर की न्यूज़ जो डिलीवरी होता है उस पर कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है? जैसे कि कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है कि आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो फिर कुछ और स्क्रिप्ट टाइप का है। दूसरा है कि अपने सरकारी न्यूज़ चैनल जो है जैसे दूरदर्शन, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधा सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियाँ होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियाँ नज़र आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियाँ बताऊँगा, ठीक है। तो ये इसको रहने दीजिए, उनमें जब खूबियाँ नज़र आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। पर आपका पहला सवाल उसको ठीक से फ्रेम नहीं हुआ, पर वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, टेलीविज़न में एक प्रोसेस के तहत रिपोर्टिंग को ख़त्म किया गया, ठीक। जब 150 रिपोर्टर होते हैं तो कब किसके हाथ कौन सी सूचना लग जाएगी किसी को पता नहीं होता था। तो कुछ खबरें दब भी जाती थी यहाँ, तो वहाँ से निकल आती थी, कोई इधर से कोई उधर से, खबरें टहलती थी लोकतंत्र में। लेकिन रिपोर्टर को हटा दिया गया और न्यूज़ रूम में एक स्टार सिस्टम लाया गया, जिसका बेनिफिशियरी मैं भी हूं। तो जब ये 4-5 हो गए तो पावर के लिए इनको कंट्रोल करना आसान हो गया। मेहनत कम हो गई ना, मेहनत कम हो गई, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ गई कि यहां से हटेंगे तो कहां जाएंगे। तो उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लगातार पावर से बैलेंस करते हैं। तो जैसे ही लगेगा कि कोई नेता 20 साल तक नहीं हारने वाला है, उस हफ्ते आप उस एंकर की देखेंगे जुबान बदल जाएगा
जैसे ही लगेगा कि ये नेता लगता है कि अगले साल हार सकता है, तो उसकी जुबान बदलने लगती है कि वो दिन रात अपना एक बैलेंस खोज रहा है और वो खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आसान है। तो यही हुआ है कि पिछले 10 साल में टीवी चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म कर दी गई है। अब किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सबके पास परसेप्शन है, जो बहुत आसान है करना। एक टाई और एक कोट की ज़रूरत है और रात में 1 घंटा समय की ज़रूरत है। आप इस मुल्क को बिना कुछ किए बर्बाद कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है रवि जी, कहाँ हम वो लोगों के गेम में घूम तो नहीं जा रहे हैं जो लोग गांधी को बनिया के कम्युनिटी में और अंबेडकर ने तो सबको राइट दिए हैं, अंबेडकर को सिर्फ दलित तक रिस्ट्रिक्ट करने में, गांधी को बनिया तक रिस्ट्रिक्ट करने में, सरदार जी को पटेलों तक रिस्ट्रिक्ट करने में, जब उनके गेम के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं हो रहे हम ऐसे गुमशुदा तो नहीं हो रहे उनके गेम में। इसका जवाब यही है कि आप गांधी को भी अपना बना लीजिए, अंबेडकर को भी अपना बना लीजिए और पटेल को भी अपना बना लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। तो हम सारा इतिहास भी अगर वही उन्हीं को तय करने दीजिएगा, वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे। कमाल है। मतलब अरे पढ़ने बैठेंगे ना इतिहास, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो 5 साल में कोर्स पूरा नहीं होता है। मूर्ति बना देने से आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं हो जाते। मूर्ति बनाना एक तरह से वो गोल्डन गाइड है, कुंजी बनाना है, वो धोखा देना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इतिहास की क्लास में जाते हैं तो कुंजी पढ़ के पास करते हैं, तो नेता जब पब्लिक में आता है तो उसे लगता है, उसे बताना पड़ता है कि वो इतिहास का भी विद्यार्थी है, तो वो कुंजी के रूप में मूर्ति बनवा देता है। कहता है कि हम जयंती सुबह सुबह व्हाट्सएप पे कर देता है, ये महापुरुषों को प्रणाम, ये महापुरुषों को प्रणाम, और काम किसी भी महापुरुष से उसके मिलते हुए नहीं नजर आते। आप बताइए किसके काम किस महापुरुष से मिलते नजर आते हैं? वो तो ये बात है। शुक्रिया रवि जी, थैंक यू। और एक और बात है कि हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं हो सकता है जी। The lady here, third हम कोई row. रिजर्व बैंक नहीं है कि 8 महीने बाद झूठ बोलेंगे। किधर? यस The मैम। lady here. हाँ, रवि जी, मेरा क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि टीवी मत देखें, और जो सोशल मीडिया पे हमने देखा है फेक न्यूज़, जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी आप जिक्र करते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि हम जानकारी कैसे हासिल करें और एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो? जैसे हम लोग यहाँ ये बड़ा संघर्ष है। हाँ। बता रहे थे ना, सूचना का अधिकार के लिए लड़िए। अब का जो टेलीविजन है, आपको मीडिया के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहे हैं, आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसे सरकार आसानी से इसकी दुकान बंद कर सकती है। आपको किसी भी सरकार का सबसे अच्छा मूल्यांकन पता है क्या है? पैमाना। पहला पैमाना क्या होना चाहिए कि उसके दौर में मीडिया आजाद था कि गुलाम था। अगर गुलाम था तो उसका कोई भी काम अच्छा नहीं, अगर मीडिया आजाद था तो उसके बहुत से काम अच्छे हो सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, नई पीढ़ी के सहाफियों के लिए, नई पीढ़ी के जर्नलिस्टों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जीवन को थोड़ा क्लीन रखिए, साफ सुथरा। महिलाओं का थोड़ा सम्मान कीजिए, दहेज मत लीजिए, ये सबसे आसान काम है। अगर आप राष्ट्र में कोई योगदान करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कमजोर हैं, तो सिंपल सा तरीका है, माँ बाप के सामने इतना कर दीजिए कि थैंक यू, दहेज लेके शादी नहीं करेंगे, बस हो गया। बाकी जीवन भर कुछ ना भी करें तो भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे के चले जाएंगे, इतना तो कर लीजिए। वो नहीं करेंगे तो फिर अंत में पहुंच के लोकप्रिय हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुकर के ऐड के लायक लोकप्रिय हो जाएंगे। बहुत सारे लोग वो वाटर प्यूरिफायर के भी ऐड देते हैं एमपी बनने के बाद, वो हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात का असर नहीं होगा सर। वो लिख नहीं पाएंगे, वो फन, वो जादू, वो सब गायब हो जाएगा। रवीश जी, मेरे बहुत 2 सिंपल क्वेश्चंस है। एक तो आपको क्या ये लग रहा है, ये जो क्राइसिस है, ये महज 3 साल का क्राइसिस नहीं, ये 3 साल का नहीं है, कभी भी नहीं। कहीं नहीं। ये तो नहीं है कि प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी जो मीडिया ने शायद फॉलो मैंने ना कहा किया ना कि मैं 2010 से टीवी देखना बंद कर दिया जी, था। जी। वो 2014 के 4 साल पहले की बात है। तो प्रिंसिपल न्यूट्रलिटी का एब्सेंस क्या एक वजह है जो क्राइसिस है आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में? देखिए, को लेकर मेरी नजर में क्राइसिस है, पर वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। क्राइसिस आपके लिए है, मीडिया के लिए क्राइसिस नहीं है। मीडिया को अब काम नहीं करना पड़ रहा है, ऐड ही ऐड मिल रहा है सरकार के यहां से, सबके यहां से। जिसके यहां खबर के नाम पे कुछ भी नहीं, उसको सरकार सबसे ज्यादा ऐड देती है।
जिसके यहां सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, उसी के यहां सबसे ज्यादा सरकार का ऐड है। और आप देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पता चलता। आप वो ऐड जो है सरकार का, वो आपकी जेब से बन के जाता है। तो एक अच्छे मीडिया के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो लोग मौज कर रहे हैं सर, उनको तो कोट साफ करने के 250 सर्फ भी खर्च नहीं होते, क्योंकि कोट गंदा नहीं होता एसी में। इतना टेम्परेचर होता है कि आप उस कोट को 4-4 महीने पहन के एंकरिंग कर सकते हैं। बाल ही तो बढ़ाने हैं, बाल कटाने हैं, बाल घटाने हैं, यही तो करना है। और क्या करना है? फिर रात में आके आपका खून बढ़ाना है, बीपी बढ़ाना है, यही तो करना है। सर दूसरा सवाल यह, राहुल पंडिता ने एक आर्टिकल लिखा, हाँ। इनसाइड हेट मोदी इंडस्ट्री, इस पे आपका क्या विचार? ऐसा तो कोई उद्योग आपको नजर आता है तो बता दीजिए, हम वहीं चले जाते हैं। देखिए, इसमें एक समस्या है। ठीक है कि जरूर एक नेता जब होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। ये बहुत चालाक विवरण है कि कोई हेट मोदी इंडस्ट्री है। असल में इंडस्ट्री है, मगर वो प्रो मोदी इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि जो रिसोर्स आईटी सेल वालों के पास है, उनके सपोर्टर के पास है, वो दूसरों के पास भी है? क्या उस आर्टिकल में यह भी लिखा था कि 90% मीडिया जो है प्रो मोदी इंडस्ट्री है? लिखा था उसमें? नहीं ना। तो 90% का मुकाबला 1% के विचलन से तो आप नहीं कर सकते। मगर उनकी बात इस हद तक ठीक है कि मीडिया का जो बंटवारा हो गया है, ऑब्जेक्टिविटी की जो हत्या हुई है, वो नुकसानदेह है। और उसमें बड़ी भूमिका इस वक्त, पहली भूमिका तो जिनको वो कह रहे हैं कि हेट मोदी इंडस्ट्री है, क्योंकि 2014 से पहले उनकी थी, लेकिन इस वक्त वो प्रो मोदी इंडस्ट्री की है, हेट ऑपोजिशन इंडस्ट्री की है, हेट क्वेश्चन इंडस्ट्री की है, हेट फ्री स्पीच इंडस्ट्री की है। ये सब बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं।